नमस्कार, आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो आप संगीत के किसी भी राज्य में आप संगीत शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो सीरीज है वो काफी आपका हेल्पफुल होने वाले है, क्योंकि संगीत का जो आपका थ्योरी है उसमें से अलग अलग टॉपिक से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है, यानी आप टॉप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका एमसीक्यू जो है वो आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं, है ना। प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं, तो आप चाहते हैं कि क्रम से तैयारी करें तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। और आज हम लोग बढ़ते हैं अब सवाल के ऊपर में। पिछले दिन इसी में से आपको हम 15 क्वेश्चन जो है वो करा दिए, तो पहले इसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर एक नया प्रश्न जो है वो आपके सामने पेश करेंगे, है ना। प्रश्न कोई नया और पुराना इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये देखना आपको है कि क्या ये सिलेबस पर है, जिस संगीत की आप तैयारी कर रहे हैं क्या वो आता है या नहीं आता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे संगीत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो टीजीटी पीजीटी वाले के लिए भी पढ़ना होता है, और वो 11-12 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पढ़ना होता है, ग्रेजुएशन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी पढ़ना होता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि वो उसका है ये इसका है। क्या 12th वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे कि संगीत क्या है, संगीत दिवस कब मनाए जाते हैं, हिंदुस्तानी संगीत के पिता किसे माना जाता है, कर्नाटकी संगीत के पिता कौन है, कैसे संगीत का वर्गीकरण। तो जो आप पढ़ते हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स होता है जो किसी में नहीं है, किसी में जोड़ दिया गया है, तो इन सभी के लिए जो अलग अलग वैकेंसी आती है उसमें आपका दिया जाता है सिलेबस, तो उस पर निर्भर है। मतलब वो सारी कुछ आप टीचर के ऊपर में छोड़ दीजिए, और आप संगीत में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीरीज आपका हेल्पफुल होगा। प्रश्न है आपका 16 नंबर बताने हैं कि काफी राग कर्नाटकी संगीत के किस राग के समान है। बहुत ही आसान और इजी सा सवाल है कि उत्तर भारतीय संगीत में एक राग है जिसे कहते हैं काफी। काफी की बात कर ले तो ये एक आश्रय राग भी आप जानते होंगे कि काफी नाम से थाट है, और जिस थाट के नाम से अगर कोई राग है तो उसे आश्रय राग कहते हैं। तो ये उत्तर में जो काफी जो आपका राग है कर्नाटक संगीत में किस राग के समान है, तो ये आपके खरहर पिया के समान है। सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला जो सवाल आपका है सवाल संख्या 17 यानी 17 जो है वो आपका स्वरों को अल्प छू कर मुख्य स्वर पे रुकना क्या कहलाता है। स्वरों को छू कर करके, अल्प छू करके मतलब हल्के छू कर करके, और यदि आप मुख्य स्वर पे अगर रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मतलब मुख्य स्वर पे आ जाना, है ना। तो ये स्वरों को अल्प छूना मतलब आप देखते होंगे, जैसे मान के चलिए कि गा है, ये आप मान के चलिए कि ये माँ है, तो आप माँ को अगर टच करें तो माँ से पहले जो होता है एक स्वर पीछे वाले को हल्के से टच करके, और ये मुख्य स्वर पे आके रुकते हैं, इसे कण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे कण कहते हैं। बेहद ही इजी सवाल है, जो बहुत बार प्रैक्टिस किए उन्हें इजी लगेगा। जो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक एक सवालों को आप बढ़िया से देखेंगे, क्योंकि सारे के सारे सवाल टॉपिक पर किसी न किसी टॉपिक पर है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको समझना है। बताएंगे कि अगर संवादी पूर्वांग है तो वादी क्या होगा। राग में वादी और संवादी पढ़ते होंगे तो आपको जानकारी होता है कि कम से कम राग के कई नियम होते हैं, जिसमें राग में देखते होंगे कि कम से कम उसमें 5 स्वर लगेंगे ही लगेंगे, अधिक से अधिक किसी राग में 7 स्वर लगेंगे। तो ऐसे राग के कई विशेषता जो आप पढ़ते हो तो उसी में आपको पढ़ना है कि अगर किसी रागों का वादी अगर पूर्वांग है तो संवादी उसका उत्तरांग होगा, है ना। तो एक उत्तरांग में तो एक आपका क्या होगा, पूर्वांग में। ठीक है, अब कोई अपवाद भी है तो ये सारी कुछ आपको वही पढ़ना है, लेकिन जनरली अगर नॉर्मली अगर बात कर लेंगे तो अगर वादी संवादी जो होगा वो पूर्वांग है तो पूछ रहा है कि वादी क्या होगा, तो उत्तरांग होगा। तो सही जो जवाब होगा आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले सवाल जो है वो अगले सवाल आपके सामने रहेगा। सवाल ये है कि अच्छा, बीपीएससी वाले के लिए भी 5 ऑप्शन भी आपको बीच बीच में भेंट होगा, और ये भी सवाल जो आपको 4 ऑप्शन है, लेकिन चीजें वही है, सिलेबस में आपके है तो आपको समझना है। तबले के बोलों या वर्णों को उलट पुलट करने की विधि को क्या कहते हैं। तो नाम से ही पता चल जाएगा कि तबले के बोलों को उलट पुलट करने की विधि को पलटा कहते हैं। क्या कहते हैं, पलटा कहते हैं। तो सही जो जवाब होगा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा। तो एकदम फटाफट से जो भी आपके सामने क्वेश्चन आते जा रहे हैं उस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो पहले आप डिसाइड कर लीजिए और हमें उत्तर दे दे। बताएंगे बोल बांट की ठुमरी किस ताल में गाई जाती है।
तो बोल बनाओ की ठुमरी, बोल बांट की ठुमरी, दोनों की विशेषता आप लिख लेंगे नोट्स में। बोल बनाओ की ठुमरी के कौन कौन कलाकार है, बोल बांट की ठुमरी के कौन कौन कलाकार है, बोल बनाओ में कौन कौन से ताल इस्तेमाल होते हैं, बोल बांट में कौन कौन से ताल इस्तेमाल होते हैं, बोल बनाओ की क्या विशेषता है, बोल बांट की क्या विशेषता है, आप ऐसे लिख कर करके उसे पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, है ना। चलिए, तो बाकी बोल बांट की जो ठुमरी होती है इसमें आपका जो ताल प्रयोग होता है वो होता है आपका 3 ताल, इसके अलावा दीपचंडी ताल। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा आपका दीपचंडी ताल। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपके सामने फटाफट से देखेंगे। चलिए, ये रहा सवाल, ये है, ध्यान से देखेंगे कि कर्नाटक संगीत में 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है। कर्नाटकी संगीत में 7 स्वरों का समूह जो है वो क्या कहलाता है। तो 7 स्वरों के समूह को कर्नाटकी में अस्थाई कहते हैं। ये एकदम याद रखेंगे, क्या कहते हैं, तो अस्थाई कहते हैं। सही जवाब जो है वो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। कम समय में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो है वो यहाँ पे अभ्यास कराया जाएगा, है ना। चलिए, तो निम्न में से किस ताल में ध्रुपद गाया जाता है। कौन से तालों में ध्रुपद गाए जाते हैं, ये सवाल पिछले में भी आया था, वहां पे भी आपको बताए थे, है ना, कि वहां ब्रह्म ताल वाली बात आई, ब्रह्म ताल वाली आई थी, 28 मात्रा की ताल ब्रह्म ताल। लेकिन वहां बताए थे कि इसमें आपका झप ताल है या फिर आपका झप ताल के अलावा सूल ताल है, तिवरा ताल है, ये सब आया, है ना। तो आपका सूल ताल, तिवरा ताल, रुद्र ताल, ये तीनों जो ताल देखते हैं, इसके अलावे में भी चौ ताल होता है, इसके अलावे में भी देखिए तो ब्रह्म ताल होता है। ये सब ताल जो है वो ध्रुपद में आपका प्रयोग होता है। तो सभी ताले इसमें प्रयोग का सही जवाब डी ऑप्शन, है ना। चलिए, ध्रुपद में गमक का भी प्रयोग काफी होता है, नोम तोम का आलाप, और नोम तोम के आलाप के दौरान भी गमक का इस्तेमाल होता है। सारी बातें याद रखेंगे। संकीर्ण जाति की ताल के लिए लघु की कितनी मात्राएं होती है। आप पढ़ते होंगे कर्नाटकी संगीत में, है ना, चतस्र है, तिस्र है, मिश्र है, खंड है, संकीर्ण है, और इनकी संख्या। तो इसमें से संकीर्ण जाति की संख्या आपसे पूछी गई है। तो संकीर्ण जाति की जो संख्या होता है वो 9 होता है ना। और ये खंड की जो है वो 5 हो जाती है, और मिश्रित के जो हो जाता है वो 7 हो जाता है, ऐसे आपका है। और चतस्र के 4 और तिस्र के 3। तो संकीर्ण पूछा जा रहा है, तो सही जो जवाब होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। तो चलिए, कुछ ही सवाल और है, फटाफट से इसको देखते हैं आराम आराम से। सीरीज कैसा लग रहा है, लाइक करते रहेंगे, कमेंट भी अगर आप करेंगे, है ना। चलिए, अगली बात है कि मध्यम ग्राम में धैवत कितने श्रुति पर है। और एग्जाम वगैरह को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको एकदम नहीं सोचना है। अगर जहां वैकेंसी की कुछ सुगबुगाहट नहीं होता है, आप लोग संगठित होकर के आंदोलन रखेंगे, है ना, आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और अगर इस तरह का है कि भाई आ जाएगा वैकेंसी, चूंकि अलग अलग लोग कब इस क्लास को देख रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है, तो अगर लगेगा कि वैकेंसी है तो आपको तैयारी करना है। और वैकेंसी है या नहीं है, तैयारी तो आपको हमेशा करते रहना है, ताकि कभी भी वैकेंसी आएगा आप आंदोलन में जाएंगे, इधर जाएंगे, तैयारी नहीं करेंगे केवल, तो दिक्कत होगा। तो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, और जब देखेंगे कि वैकेंसी सरकार नहीं दे रही है तो आंदोलन करने में खास करके आपका बहुत ज्यादा अहमियत होना चाहिए कि उससे पहले बहुत सारे वीडियोस जो है वो बनाए। अगर वैकेंसी अगर नहीं आती है तो आप हम लोग के चैनल वाले को भी, अलग अलग म्यूजिक क्लास के चैनल है उनके व्हाट्सएप पे आप छोटा छोटा वीडियो बना करके, गा करके, सरकार के ऊपर में काट कटाच कर करके, गीत के माध्यम से, गीत का भाव रखते हुए आप सरकार से अपनी जो है वैकेंसी के मांग कर करके छोटे छोटे 2-3 मिनट का वीडियो बना करके आप अलग अलग चैनल पे अपलोड कराए। अलग अलग जो म्यूजिक का क्लास है जहां पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं वहां अपलोड कराए, और जहां पे आप जा रहे हैं वहां भी आप गीत के माध्यम से कुछ जो है वो अलग अलग मीडिया चैनल जो होंगे उनके सामने अपनी बातों को गीत के माध्यम से अगर प्रस्तुत करते हैं तो अन्य लोगों को भी लगेगा कि संगीत जो है वो मुख्य विषय के तरह इसको भी होना चाहिए। अब देखते होंगे कि बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो प्राइवेट आपके बड़े बड़े स्कूल होते हैं, जो अफिलिएटेड होते हैं या फिर नॉन अफिलिएटेड की भी बात कर लेंगे, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तमाम तरह के बड़े बड़े वैन, बस, ये सब होते हैं, जब वो लोग भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं न्यू सेशन में एडमिशन लेने के लिए, तो वो लोग भी कहते हैं कि हमारे यहाँ लैब की व्यवस्था के साथ साथ म्यूजिक क्लास भी शो करते हैं, है ना, भले ही उनके यहाँ म्यूजिक हो या नहीं हो। मतलब आप समझ सकते हो कि पेरेंट्स भी इधर के काफी रुझान लेते हैं, जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वो। तो ऐसा नहीं कि ये बढ़िया सब्जेक्ट नहीं है, ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है। लोग जितना समझदार होंगे वही इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे।
तो आप इस तरह से आप लोग चाहे तो हमारे चैनल पे कभी भी हर क्लास में नंबर आपको दिया जाता है, यहाँ भी आपको नंबर शो हो रहा है मेरा, तो कभी भी आपको जरूरत लगेगा, किसी भी वैकेंसी अगर नहीं आता है तो आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर करके हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, हम लोग उसको स्टेटस में अलग अलग यूट्यूब पे अलग अलग जगह लगाएंगे, जो भी 500,000 लोग आपकी आवाज को सुनेंगे, लोग जानेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरह से चीजें अगर पहुंचता है लोगों के पास में तो आपकी हो सकती है कि कहीं ना कहीं बातें संज्ञान में ली जाए, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, है ना, घबराना नहीं है, तैयारी जारी रखना है और वैकेंसी आए इसका प्रयास भी आपको करते रहना है। चलिए, मध्यम ग्राम में धैवत कितनी श्रुति का है? तो धैवत की आप सब जानते हो कि धैवत की जो होती है, ध की कितनी श्रुतियां होती है? तो 3। रे की कितनी श्रुतियां होता है? तो 3 ही होता है। लेकिन यहां जब आप सरस ग्राम और मध्यम ग्राम का आप श्रुति व्यवस्था पढ़ेंगे तो सरस ग्राम में तो श्रुति व्यवस्था में ये सेम होता है, ध जो होता है वो आपका उसकी 3 श्रुति होता है, लेकिन जैसे ही आप मध्यम ग्राम में जाते हैं तो एक उलट फुलट हो जाने के कारण जो आपका प है इसकी श्रुतियां 3 हो जाती है, प के बाद जो धा आता है इसकी श्रुति जो है वो आपका ये 4 श्रुति का हो जाता है। तो ये मध्यम ग्राम में धैवत की कितनी श्रुतियां होते हैं? तो चतुश्रुति हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगले सवाल आपके सामने है, ये रहा आपके सामने 25 नंबर का सवाल हो गया, तो ये आपका 26 नंबर का सवाल है ना। सवाल ये है, फटाफट से बताएंगे कि दक्षिणी संगीत में काकपाद की चिन्ह होता है, काकपद होता है ना। तो ताल के जो आप अलग अलग आप उसमें अंग वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते होंगे अनुध्रुत, ध्रुत, लघु, है ना, प्लूत का, ऐसे काकपद, गुरु ऐसे पढ़ते होंगे, सबकी मात्रा भी पढ़ते होंगे। तो काकपद की अगर बात कर लेंगे, चिन्ह जो होता है वो इस तरह से होता है ना, इस तरह का जो चिन्ह होता है वो काकपद का होता है, और आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी मात्रा कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। भले ही देखिए बहुत सारे लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, सरकार की इसमें गलती है, वैकेंसी आना चाहिए, बच्चे चिड़चिड़ा नहीं पाए, है ना, तो वैकेंसी आनी चाहिए थी। और अब तक जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी इतना अच्छा हो गया है कि वो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में है सेटल हो जाते हैं ना। मतलब बिहार के जो वैकेंसी होते हैं उसमें से अच्छी जो तैयारी रखने वाले व्यक्ति हैं, जिनके पूरे सिलेबस पे कमांड है, पूरा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उनको वैकेंसी में सिलेक्शन होना ही होना था। लेकिन सरकार बार बार करते करते बेचारों को नींद नहीं आता, थोड़ा थोड़ा इधर भी देखना होता है, उधर वैकेंसी की परेशानी, थोड़ी सी जो है वो सरकार का रवैया ठीक जो है वो नहीं है ना। चलिए, बच्चों के ऊपर में दया भी करनी चाहिए थी। स्वरों को अटूट बोलना क्या कहलाता है? तो ये आप जानते हैं कि स्वरों को अटूट बोलना, है ना, जैसे कोई भी अगर स्वर है, ये ग है, ये म है, तो एक साथ जैसे ऊपर का इसे अटूट अर्ध चंद्रकार जो सिंबल भी हम लोग लगाते हैं, तो इसे ही कहते हैं मीड। क्या कहते हैं? तो इसे मीड कहते हैं। तो सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है, फटाफट से बताएंगे, काफी हल्के हल्के सवाल यहाँ पे है, जो भी पूछे जाते हैं उसी तरह का। प्राचीन विश्व के प्राचीनतम तालवाद किसे कहते हैं? विश्व के प्राचीनतम तालवाद कौन है? एक तंत्रीवाद पूछा जाता है, तालवाद पूछा जाता है प्राचीन में। तो अगर ताल के लिए बोले तो डमरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि शिव जी के साथ ही कहीं ना कहीं साक्ष्य में ये डमरू का उल्लेख है। और अगर तंत्रीवाद अगर कहे जाएंगे तो ये सब सितार गिटार से बहुत पुराने जो है वो आपका बीना को माना जाता है। बीना जो है वो प्राचीन कालीन तंत्रीवाद्यों में से एक है। और अगर तालवाद कहे, औनदवाद कहे, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन जी? तो डमरू हो जाएंगे। समझ रहे बात ना? चलिए, तो ये बात याद रखेंगे। समुद्रगुप्त भी बीना बजाते थे। समुद्रगुप्त प्राचीन काल के एक शासक है, गुप्त काल में उन्हें बीना बजाते हुए जो है वो दिखाया गया है एक सिक्के के ऊपर में। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि प्राचीन कालीन एक तंत्रीवाद यंत्र है जिसे बीना कहते हैं ना। चलिए, कर्नाटकी संगीत का महत्वपूर्ण अंग है कौन सा भाई है? ये पल्लवी है, जावली है, कृति है, तिल्लाना है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। तो कर्नाटकी संगीत के अगर अंग की बात कर लेंगे, महत्वपूर्ण अंग की बात कर लेंगे, तो ये आपका कृति हो जाएगा, है ना। तो ये सी ऑप्शन अगर आप चूज किए थे तो एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्यारा सा सवाल। सवाल ये है कि सरोद में तरबों की संख्या कितनी होती है? सरोद में तबलों की सरोद में तरबों की संख्या, आप सितार में भी पढ़ते होंगे तरब की संख्या, है ना, उसको और गूंज प्रदान करने के लिए, आस देने के लिए उसमें तरब के तार लगाते हैं जो गुणवत्ता वाली सितार होते हैं उसमें। और उसके लिए अलग से घूरज होता है, अलग से जो है उसके तारों को टिकाने के लिए अटी होता है, उसके तारों को कहीं ना कहीं सुराखों से गुजारने के लिए छिद्र वाले जो होते हैं, जो आपका
हाथी के दांत होते हैं, ये हड्डी का बना होता है, जिसे तार घनता कहते हैं, वो अलग होते हैं। जो मुख्य तार, पर्दे के ऊपर के तार जो होते हैं, और पर्दे के नीचे जो छोटे छोटे पतले जो आपके तार होते हैं, उसे तरप का तार कहते हैं। सरोद वाद्य की बात कर लेंगे तो सरोद भी आपका तंत्री वाद्य है, और इसमें तरप के तार होते हैं आपका 11। सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन। अगले सवाल के तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगले सवाल जो है आपके सामने, अगला सवाल ये है, सवाल ध्यान रखेंगे, कर्नाटकी संगीत पद्धति का राग हिंडोल हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के किस राग के समान? तो राग हिंडोल जो होता है वो आपका मालकौंस के समान है। राग हिंडोल किसके समान है? तो मालकौंस के समान है ना। भैरवी में पूछा जाता तो हनुमत तोड़ी हो जाएगा, काफी खरहर पिया हो जाएगा, भैरव माया मालव गोड़ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग 30 प्रश्न को जो है वो आज के क्लास में 30 नहीं 15 देख लिए। पिछले सेशन में 15 देखे थे और इस सेशन में भी 15। यदि आप चाहते हैं कि प्रश्नों की संख्या जो है वो अधिक बढ़ाया जाए तो इसके लिए बस आपको एक ही काम आपको अपने तरफ से करना है। आपका जो भी 1 लाइक 1 क्लास आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति है, आपको बस अपना काम करना है। कोई लाइक किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, आप अपना फर्ज हमें अदा कर दीजिए, हम आपके लिए आपका काम करके दे देंगे, है ना। बहुत सारी मेहनत हम लोग कर करके 4-5 घंटे कम से कम लगते हैं, लेकिन फिर भी वो सब काम कर देंगे केवल आपके 1 लाइक का मूल्य आप समझ सकते हैं कितना होगा। तो अगर आप वो करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर देते हैं तो क्वेश्चन की संख्या जो है हम लोग फिर से बढ़ाना शुरू कर देंगे, और 20-30 प्रश्न कम से कम एक छोटे छोटे क्लास में हम लोग करेंगे, है ना। जहां पे क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा वहां पे उससे संबंधित चर्चा भी करेंगे, बातें भी करेंगे, ताकि आप अच्छे से उसको क्लियर कर पाए। और जो बार बार आप पढ़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है तो उसको लाते तो रहेंगे रिवीजन के लिए, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा परिचर्चा करने की कोई जरूरत नहीं बनती है, ठीक है। तो चलिए बाकी अब जो नए स्टूडेंट है उनको बता दें कि अगर आप चाहते हो कि हमारे यहाँ पेड वर्ड से जुड़ने के लिए, तो अपने यहाँ पेड बैच भी है जिसमें सारी बातें आपको कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकली बताए जाते हैं। जिसमें क्या आपको मिलेगा, ये सब पुरानी वाली आइटम है, इसको छोड़ दीजिए आप। हम अभी मुख्य रूप से अब जो हमारे यहाँ मिलता है वो 499 रुपया में, अभी क्या कि कभी भी जब से बैच हम लोग लाए हैं तब से लेकर के अभी और इन फ्यूचर में यही पेमेंट रहेगा, इससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8825376551। अब ध्यान से सुनेंगे बात को। इसमें क्या मिलेगा 499 में? पूरे आपका संगीत का जो थ्योरी वाला सेक्शन है उसको एकदम कंप्लीट करा दिए जाएंगे, थ्योरी पढ़ाए जाएंगे, बहुत सारे आप पढ़ेंगे, आगे से फिर भूलते जाएंगे, उसका ही निदान हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो भी बैच लेते हैं वो पहले कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, भटक जाते हैं, और उसके बाद जो चीजें आते हैं तो फिर यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ के बाद एकदम क्लियरिटी हो जाता है ना। तो फर्स्ट टाइम में बहुत सारे बच्चा जज नहीं करते हैं, छोटा सा चैनल है, ये क्या पढ़ाएगा, तमाम तरह के। लेकिन जो लोग आते हैं पढ़ते हैं तो लगता है एक लंबे समय तक कहते हैं कि सर एकदम मजा आ रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तमाम तरह की चीजें। बाकी हर क्लास में ज्यादा बड़ाई करने वाली बातें नहीं है ना। तो इसमें आपको ट्रिकली थ्योरी का क्लास मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस करा दिए जाएंगे आपको, है ना। उसके बाद आपको क्या करेंगे कि जो भी हम आपको नोट्स देंगे, हर एक क्लास का आपको नोट्स मिलेगा, तो आप एप्लीकेशन पे चाहेंगे तो उसी नोट्स को 2 पेज 3 पेज का आप जो अपने से लिखेंगे उसको वहां पे अपलोड करेंगे एप्लीकेशन में। ये फीचर सुविधा है, तो वहां से आपका PYQ जनरेट होकर मिल जाएगा। समझ बात ना। आप नोट्स का फोटो खींचेंगे और वहां पे पेज भी अगर आप डालेंगे तो उससे संबंधित 10-20 क्वेश्चन आपको बन करके मिल जाएगा। और जहां पे जैसे एप्लीकेशन में कैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं आप लोग कि इसका A होगा कि B होगा कि C होगा, ये सब आपको वहां पे बता देगा। कितने आप लास्ट में सबमिट करेंगे तो कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, ये भी बता देगा। और अगर कोई गलत हो गया है उससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो वहां पे लिखता है साफ साफ कि इससे संबंधित और जानकारी चाहिए, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी ढेर सारा मिल जाएगा, है ना। तो कैसे एप्लीकेशन पे क्या क्या फीचर मिलेंगे उसकी ट्रेनिंग आपको बैच लेने के बाद दे देंगे। तो जिसको भी अगर बैच लेना है, नए विद्यार्थी, आप इस नंबर पे संपर्क करके 499 का पेमेंट जो है आपको गूगल पे या फोन पे करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। लेकिन भेजने से पहले आपको हमसे बात कर लेना है, या तो मैसेज के थ्रू या तो कॉल करके, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे व्हाट्सएप पे, डाउनलोड करवा करके सारा प्रोसेस बता देंगे, फिर आप अपने तैयारी में लग जाइए। नोट्स वाले क्लास में जाकर के नोट्स देखिए और क्लास वाले सेक्शन में जाकर के क्लास देखिए। एक एक क्लास आप आराम से खत्म करते जाएंगे। क्लास बहुत 1-2 घंटा का नहीं रहेगा। क्लास का टाइमिंग 25, 30, 35 मिनट मैक्सिमम जो है वो ही रहने वाला है, ताकि एकदम कम रहेगा तो मन में तनाव नहीं रहेगा कितने क्लास हो गए, हमें इतना क्लास करना है। आप एक एक क्लास आराम से करते जाएंगे
और यकीन मानिए एकदम बड़ा कारवा बन जाएगा, मतलब बहुत सारी आपकी डेटा हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं बनेगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप अन्य जो आप पहले से तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनके समान आप भी आ जाएंगे, है ना। चलिए बाकी आपकी अपनी इच्छा है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे स्थगित होता है। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 15 में कितना सही हुआ है और क्लास कैसा लग रहा है, और हमारी मेहनताना के लिए आपको कर देना है एक लाइक। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।